नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स का प्रारंभ 27 अप्रैल से ही किया गया है। यह क्रैश कोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से प्रारंभ हुआ है, जिससे संबंधित कक्षाएं आप कल यानी 29 अप्रैल को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता, इंडोनेशिया पाम तेल निर्यात प्रतिबंध और भारत, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, कोविड-19 महामारी और सीखने की हानि तथा बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की भी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में ही ऊर्जा टॉपिक से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता पर। हाल के वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काफी बल दिया गया है। भारत द्वारा भी हाल में इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल को किया गया, जब भारत के द्वारा फरवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को घोषित किया गया था। हाइड्रोजन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक रूप में प्राप्त होने वाला एलिमेंट है। जब हम कृत्रिम रूप में हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो सामान्य रूप से इसका निर्माण स्टीम रिफॉर्मेशन पद्धति के माध्यम से प्राकृतिक गैस आदि से किया जाता है। कभी कभी इसका निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें बिजली के माध्यम से जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वह सामान्य रूप से हाइड्रोकार्बन या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वास्तव में हम ऐसे हाइड्रोजन उत्पादन की बात कर रहे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को उत्पादित करने के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वह गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का प्रयोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में किया जाता है, जिसमें जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर हाइड्रोजन ईंधन को प्राप्त किया जाता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान दौर में यह अपनी प्रारंभिक स्थिति में है और इसे अनेक रूपों में अव्यवहार्य भी माना जाता है। यही कारण है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को सामने लाया है, जिसके माध्यम से सरकार हाइड्रोजन को और व्यवहार्य ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। यही कारण है कि भारत की हरित हाइड्रोजन नीति कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने पर भी बल देती है, जैसे कि इसके माध्यम से खुली पहुंच पर बल दिया गया है, अंतरराज्य संचरण शुल्क को छूट दी गई है, साथ ही साथ बैंकिंग वित्त तक पहुंच और समयबद्ध मंजूरी के माध्यम से भारत के ऊर्जा संक्रमण को और बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग 1/3 है और यह अमेरिकी ऊर्जा मांग का 12वां हिस्सा ही है। हालांकि आगे आने वाले सालों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ऊर्जा की कीमतें भी लगातार अस्थिर बनी रही हैं। जैसे कि 2020 में कोरोना के चलते इनमें अत्यंत कमी देखी गई, किंतु हाल में रूस यूक्रेन युद्ध से ऐतिहासिक चढ़ाव के दौर पर ये अत्यंत ऊंची कीमतों पर पहुंच गई हैं। इस प्रकार से ऊर्जा की जो कीमतें हैं वह आगे आने वाली हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं, जिसके निवारण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ऊर्जा स्वतंत्रता के एक नए दौर के लिए प्रयास करना होगा और हाइड्रोजन ईंधन वही प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा सकता है। भविष्य की ऊर्जा के परिदृश्य में हाइड्रोजन की बहुआयामी भूमिका है, चाहे वह ऊर्जा भंडारण हो, लंबी दूरी परिवहन हो या औद्योगिक क्षेत्र का डीकार्बनाइजेशन हो। सभी क्षेत्रों में इसकी भूमिका देखी जा सकती है। इसमें हाइड्रोजन की भूमिका को ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखे जाने की आवश्यकता है जो सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों में किया जा सकता है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में हाइड्रोजन लौह इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबा आदि कार्बन सघन क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेथनॉल, सिंथेटिक मिट्टी के तेल और हरित अमोनिया जैसे ईंधन का उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। हालांकि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से हाइड्रोजन ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, उसी अनुपात में ही हमें देश के भीतर ही इसके उत्पादन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप इस संदर्भ में 2020 का आंकड़ा देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत भारत की हाइड्रोजन खपत लगभग 7 मिलियन टन देखी जा सकती है। हालांकि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टेरी के आंकड़े कहते हैं कि 2050 तक जो 7 मिलियन टन की खपत है वह बढ़कर 28 से 35 मिलियन टन तक जा सकती है। इस गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को 2050 तक 192 गीगावाट से 224 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की क्षमता की आवश्यकता हो सकती है। 2021 में लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर्स की वैश्विक क्षमता केवल 300 मेगावाट को ही पार कर पाई है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत को 2050 तक वर्तमान वैश्विक क्षमता के 640 से 750 गुना की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता की आवश्यकता होने जा रही है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन देश में ही करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भारी मात्रा में बिजली की भी आवश्यकता होगी। आंकड़ों के अनुसार 2050 तक हमें वर्तमान बिजली उत्पादन के लगभग 110 से 130% अधिक बिजली की आवश्यकता होने जा रही है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन की उच्च लागत भी हाइड्रोजन ऊर्जा की मांग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकारों को दीर्घकालिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि हमें इन चुनौतियों से निपटना है तो भारत एक 5 चरणों वाली रणनीति को अपना सकता है। इसके लिए सबसे पहले मांग पक्ष पर एक 5 चरण वाली रणनीति तैयार करनी होगी, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक मांग पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों के साथ परिष्कृत उद्योगों जैसे कि रिफाइनरी और उर्वरकों को इसके संदर्भ में आदेश को दिया जाना चाहिए। दूसरे, कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन आधारित उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि ग्रीन स्टील, ग्रीन सीमेंट आदि। तीसरा, प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के सम्मिश्रण को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन संचालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों की भी व्यापक स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कार्बन टैरिफ की अवधारणा को भी यूरोपीय देशों की तरह पेश किया जा सकता है, जिसमें ऐसे उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है जो एक सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उत्सर्जन करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार आपूर्ति के मामले में भी हमें 5 चरणों वाली रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है।
इसके तहत सबसे पहले अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा दिए जाना चाहिए ताकि इसकी लागत को जीवाश्म ईंधनों के बराबर किया जा सके। दूसरे, सतत योजना यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के माध्यम से बायोगैस का भी हाइड्रोजन में रूपांतरण करके लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा, हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं के लिए एक व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना शुरू की जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत भी लाया जा सकता है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा कीमतों को भी कम करने की आवश्यकता है ताकि इससे प्राप्त बिजली का प्रयोग हरित हाइड्रोजन ऊर्जा निर्माण में किया जा सके। इसके अलावा हमें परिवहन के क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस के समान हाइड्रोजन परिवहन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत हाइड्रोजन परिवहन प्रोजेक्ट को शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन आगे आने वाले समय में भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की व्यापक संभावना को रखता है। इसके माध्यम से न केवल हम पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, साथ ही साथ भारत द्वारा हाल ही में घोषित पंचामृत रणनीति को भी प्राप्त कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत ने 2070 तक नेट जीरो की प्राप्ति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रख दिया है। इससे भारत को मुख्य रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम चर्चा करेंगे इंडोनेशिया पाम तेल निर्यात प्रतिबंध और भारत पर। इंडोनेशिया जो पाम तेल या ताड़ के तेल के संबंध में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है, उसके द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है कि उसके देश में ताड़ के तेल को लेकर जो कमी देखी जा रही है और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि में वह है 28 अप्रैल से ताड़ के तेल के संदर्भ में निर्यात प्रतिबंधों को लगाने जा रहा है। जब से इंडोनेशिया के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है, उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों के साथ ही वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है। इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का अनुमान है कि जिस प्रकार की संकट देखा जा रहा है, उससे आगे चलकर खाद्य कीमतों में 13% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा विश्व बैंक आदि के द्वारा भी खाद्य सुरक्षा आदि के संदर्भ में चिंताओं को व्यक्त किया गया है और यही कारण है कि बहुत सारे देश इस बात की वकालत कर रहे हैं कि देशों को खाद्य सामग्री जमा करने और निर्यात नियंत्रण से बचने की आवश्यकता है। किंतु इसके बावजूद इंडोनेशिया के द्वारा इस प्रकार के निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे संकट आगे बढ़ सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि ताड़ का तेल दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 में ताड़ के तेल का वैश्विक उत्पादन 73 मिलियन टन रहा है, जो चालू वित्त वर्ष में 77 मिलियन टन तक जा सकता है। मुख्य रूप से ताड़ के तेल का प्रयोग खाना पकाने के तेल के रूप में किए जाने के साथ सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ, केक, चॉकलेट, शैम्पू और जैव ईंधन आदि बनाने में भी किया जाता है। हालांकि ऑयल पाम उद्योग की आलोचना वनों की कटाई और शोषणकारी श्रम प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके बावजूद ताड़ का तेल सस्ता होने के चलते लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। यह सोयाबीन जैसे अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन भी देता है, जिससे इसका व्यावसायिक उत्पादन भी अधिक देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम तेल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया ने 2021 में 45 मिलियन से अधिक की मात्रा का उत्पादन किया है। आंकड़ों के अनुसार पाम तेल 4 सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेलों की वैश्विक आपूर्ति का 40% बनाता है, जिसमें ताड़ का तेल, सोयाबीन, कैनोला तेल और सूरजमुखी के तेल को शामिल किया जाता है। इसमें भी पाम तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए 60% से ज्यादा इंडोनेशिया उत्पादन करता है।
यही कारण है कि इंडोनेशिया के संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताड़ के तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। ताड़ के तेल की कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण वैकल्पिक वनस्पति तेलों की भी कम आपूर्ति है, क्योंकि अर्जेंटीना में खराब सीजन के चलते सोयाबीन तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार से कनाडा में सूखे के चलते कैनोला तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, क्योंकि सूरजमुखी के तेल का 80 से 90% रूस और यूक्रेन के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। यदि हम भारत पर इसके प्रभावों की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जो भारत की वनस्पति तेल की खपत का लगभग 40% हिस्सा है। भारत अपनी सालाना जरूरत का लगभग आधा हिस्सा इंडोनेशिया से ही आयात करता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंडोनेशिया के साथ ही मलेशिया से भी अपने आयात को बढ़ावा दिया है। हालांकि इसके बावजूद इंडोनेशिया के द्वारा लगाया गया निर्यात पर प्रतिबंध भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालने जा रहा है। हमें समझना होगा कि किस प्रकार से भारत अन्य खाद्य तेलों के लिए भी आयात पर ही निर्भर है, और अन्य प्रकार के खाद्य तेल जैसे कि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कमी भारत के लिए संकटों को और बड़ा कर सकती है। खाद्य तेल के साथ ही पेट्रोलियम आदि की कीमतों में वृद्धि खाद्य तेल के परिवहन को और भी महंगा कर देता है, जो अंततः भारत में खाद्य मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं चुनौतियों के पृष्ठभूमि में ही भारत के द्वारा हाल के वर्षों में घरेलू स्तर पर ही खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि पाम तेल क्षेत्र का विस्तार योजना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाम तेल की घरेलू खेती को बढ़ाने के लिए तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन 2014 भी महत्वपूर्ण है। 2018-19 से तिलहन और पाम तेल पर इस राष्ट्रीय मिशन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का भाग बनाया गया है। हाल ही में भारत ने खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम तेल को भी शुरू किया है, जिसे अगस्त 2021 में देश के पाम तेल उत्पादन को 2025-26 तक बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य मूल रूप से खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, और इसके लिए 5 साल की अवधि में लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय आवंटित किया गया है। इस योजना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी योजना बनाई गई है। हालांकि पाम तेल को बढ़ावा देने के साथ ही लगातार पर्यावरणीय चिंताएं भी उठती रही हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के चलते वैश्विक स्तर पर 60 लाख से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु के साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य हर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है। चूंकि उद्योगों में होने वाली घटनाएं, चोटें और बीमारियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक और उनके परिवारों की भलाई को प्रभावित करती हैं, अतः ये आवश्यक हो जाता है कि हम कार्य क्षेत्र में निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति को सुनिश्चित करें। विश्व स्तर पर लगभग हर साल हम इसके संदर्भ में 29 लाख मौतें और 402 मिलियन गैर घातक चोटें देखते हैं, जो व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की स्थिति को काफी जटिल बना देता है। यही कारण है कि 2003 और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि ने लगातार व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसी आवश्यकता के चलते ही हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोके जाने के संदर्भ में जागरूकता का सृजन किया जा सके। इस साल के थीम एक सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति के लिए एक साथ कार्य करने पर केंद्रित है, जिसे ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की लागत वैश्विक जीडीपी का सालाना
5.4% है। इसी के चलते इसकी उच्च लागत को कम किया जाना चाहिए। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा इसके संदर्भ में 2009 में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति को घोषित किया। इसके संदर्भ में अगला महत्वपूर्ण कदम एक रणनीतिक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू करना है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 2020 में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण संहिता का भी निर्माण किया गया था, जिसे मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रमिकों पर लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भारत के कर्मचारियों की संख्या का लगभग 90% हिस्से को बना देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को इसके संदर्भ में सभी प्रकार के मंत्रालयों को शामिल करते हुए श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, खतरों और जोखिमों के ज्ञान और उनके नियंत्रण और रोकथाम के उपायों की समझ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन को भी आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर भी इसे लागू करना होगा और साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता के लिए भी प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाए जाने के संदर्भ में कुछ अच्छी प्रथाओं को भी देखा गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियोक्ताओं और श्रमिकों के सहयोग से विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए सहभागी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है। इनमें अधिकांशतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित श्रमिकों को ही लाभ पहुंचा है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की पहुंच से सामान्यतः बाहर रहते देखे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रयास केरल सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा भी किए गए हैं, जो कि अच्छी पहल के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि हमें इसके संदर्भ में न केवल दुर्घटनाओं की समयबद्ध रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, अपितु कार्यस्थलों पर डॉक्टरों आदि की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए एक सहयोगात्मक वातावरण बनाना होगा, जिसमें न केवल नियोक्ता अपितु श्रमिक के साथ ही गैर सरकारी संगठन और सिविल समाज की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। तभी हम भारत में एक बेहतर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी और सीखने की हानि पर। कोविड-19 महामारी निश्चित रूप से पिछले 100 सालों में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े व्यवधान के रूप में उभरी है। स्कूल बंद होने का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर अध्ययन जारी है, जिसके संदर्भ में यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक की एक संयुक्त रिपोर्ट यह बताती है, जो दिसंबर 2021 में जारी की गई थी, कि किस प्रकार से महामारी के पहले 21 महीनों में दुनिया भर में देशों में स्कूल औसतन 224 दिनों के लिए आंशिक या पूरी तरीके से बंद रहे हैं। इसी अवधि के दौरान भारत में स्कूल लगभग 450 से 480 दिनों के बीच बंद होते देखे गए हैं। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जब ओमिक्रॉन आदि के केस बढ़े, तो स्कूलों को फिर से बंद किया गया, जिससे भारत में स्कूल लगभग 570 दिनों से 600 दिनों के लिए बंद रहे हैं, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक स्कूल बंदी का उदाहरण है। हमें समझना होगा कि कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में उभर रहा है, जो हो सकता है कि आगे आने वाले कई सालों तक जारी रह जाए। चूंकि समाज के सभी वर्गों के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो निश्चित ही बच्चे भी इसकी चपेट में आएंगे। अतः स्कूलों को बंद करने की रणनीति के स्थान पर स्कूलों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास करना होगा। साथ ही स्कूल बंद रहने के दौरान किस प्रकार से बच्चों में सीखने की क्षमताओं पर असर पड़ा है, इसे भी समझना होगा, जिसके संदर्भ में अनेक प्रकार की रणनीति को अपनाया जा सकता है।
जैसे कि स्कूलों को दोबारा शुरू किए जाने के साथ ही बच्चों में किस प्रकार से लर्निंग कैपेसिटी में ह्रास देखा गया है, इसको आकलित करना होगा, जिसके लिए स्कूली शिक्षा के अधिकारियों के साथ ही शिक्षकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में लर्निंग रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को राज्य विशिष्ट योजनाओं का भी निर्माण करना होगा। इसके लिए विशिष्ट मेंटर्स आदि की भी नियुक्ति की जा सकती है तथा पाठ्यक्रम आदि में भी बदलाव किया जा सकता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर शिक्षा के ह्रास को कम करने के लिए जीडीपी के अनुपात में शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिसे वर्तमान में 3% से बढ़ाकर 6% किए जाने की आवश्यकता है। हाल के अनेक अध्ययन हमें यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से स्कूल बंद होने का प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। अतः इसे भी ध्यान में रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें स्कूल में बेहतर तरीके से सीखने के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा स्कूल बंद होने के चलते मिड डे मील सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है, जो आगे चलकर लगभग 12 करोड़ बच्चों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। इसी के चलते हमें शिक्षा के साथ पोषण संबंधी मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा तथा उसी के अनुसार कार्य करना होगा। इस प्रकार महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को समझते हुए सरकार को स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाने और सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप विकसित करके आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, अभिभावक, समुदायों और स्कूलों को मिलकर काम करना है, क्योंकि भारत के बेहतर भविष्य के प्रति वास्तव में हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की। हाल के दशकों में दुनिया भर में बाल और किशोर स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति दर्ज की गई है, किंतु पिछले 1 से 2 सालों में कोरोना महामारी ने अनेक जोखिमों को भी पैदा किया है, जिसके चलते अनेक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। अनेक रिपोर्ट्स आदि यह भी बताती हैं कि किस प्रकार से 2019 में 0 से 20 आयु वर्ग में बच्चों और किशोरों में 86 लाख से अधिक दुखद मौतें देखी गई हैं, जो बच्चों और किशोरों के क्षेत्र में बेहतर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि हमें इसके संदर्भ में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर आगे बढ़ना होगा, जिसमें भ्रूण के विकास से लेकर 20 साल की उम्र तक के बच्चों और किशोरों आदि को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को दिए जाने के साथ ही उनके समग्र विकास को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए 0 से 5 आयु वर्ग में बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य दशाएं दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी उत्तरजीविता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा बच्चे अपने जीवन की शुरुआत में ही गरीबी के प्रभाव के चलते अपने विकास को अवरुद्ध होता महसूस ना करें। इसके लिए निम्न और मध्य वर्गीय देशों में सरकारों को बच्चों को गरीबी के प्रभाव से निजात दिलाने हेतु प्रभावी हस्तक्षेपों को भी करना होगा। मुख्य रूप से सरकारों के द्वारा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि में कमी के साथ ही राष्ट्रों में विद्यमान असमानताओं को भी दूर करना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर देखा जाता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से महामारी का प्रभाव बच्चों और किशोरों के विकास पर पड़ा है। कोरोना महामारी ने हमें विनाशकारी प्रभावों के बारे में सिखाया है, जो बच्चों की देखभाल और शिक्षा के अंतराल के रूप में देखे जा सकते हैं। हमें इनको ध्यान में रखना है और आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति तैयार रहना है। इसी के संदर्भ में हमें बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य एजेंडे को बदलने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें बच्चों को फलने फूलने में मदद करने वाली सेवाओं के वितरण को बेहतर किए जाने के साथ ही पोषण, निवारक स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामुदायिक समर्थन को भी बेहतर तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता न केवल एक नए भारत की नींव रखने में मदद कर सकता है, अपितु भारत को वैश्विक जलवायु नेता भी बना सकता है।
हरित हाइड्रोजन ऊर्जा संभावनाओं की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल निर्यात पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में वैश्विक खाद्य तेल आपूर्ति में पाम तेल के महत्व और भारत पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप हरित हाइड्रोजन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का उल्लेख करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से अपनाई जाने वाली रणनीतियों को भी देंगे और अपेक्षित रूप से इसमें आंकड़ों को भी सम्मिलित करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप इंडोनेशिया पाम तेल निर्यात प्रतिबंध का सामान्य परिचय देंगे। इसके मुख्य भाग में आप वैश्विक खाद्य तेल आपूर्ति में पाम तेल के महत्व को स्पष्ट करेंगे, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करेंगे और भारत के द्वारा इसके निवारण संबंधी उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।